हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से दिन भर की बड़ी खबरें आपको बताने वाले हैं, जहां सबसे पहले बताएंगे बांग्लादेश के सर्वा मोहम्मद यूनुस के बदले तेवर भारत को दिखा दी आंख। दोस्तों, सार्क को करेंगे जिंदा जैसा दे दिया बयान, क्या है इसका मतलब। तो वहीं आपको बताएंगे बीच समंदर दुश्मन को जवाब देंगे हमारे मानव रहित जहाज। रक्षा मंत्रालय ने इतने करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को दे दी है मंजूरी चीन पाकिस्तान की, सुनते ही निकल जाएगी आत्मा। दोस्तों, हथौड़ा चलाना नहीं आता, इजराइल ने भारतीय श्रमिकों पर लगे आरोपों को कर दिया खारिज। जी हां, और 15,000 की भर्तियां करेंगे। बताएंगे क्या है ये बड़ी खबर, साथ ही साथ बताएंगे एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे रशिया के ब्रिक्स सम्मेलन में, जिसके बाद वहां जो बयान दिया दोस्तों पूरी दुनिया में सुना गया उनका ये बयान। बताएंगे क्या कहा उन्होंने, वहां से क्या सीख दी है पूरी दुनिया को। साथ ही साथ इतने साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ, कैबिनेट का सबसे बड़ा फैसला। बताएंगे क्या क्या है उस लाभ में। दोस्तों, एक से एक खबर बताने वाले हैं, बस आप निरंतर वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले भारत देश का पुरजोर समर्थन करते तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां बांग्लादेश के सर्वा मोहम्मद यूनुस के बदले तेवर भारत को दिखा दी आंख, सार्क को करेंगे जिंदा जैसा दे दिया बयान। बता दे बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने बुधवार को कहा कि उनका देश भारत और अन्य पड़ोसियों देशों के साथ अच्छे संबंध चाहता है और ये निष्पक्षता और समानता के आधार पर होने चाहिए। यूनुस ने टेलीविजन के जरिए अपने संबोधन में कहा कि प्रशासन के प्रमुख के रूप में शपथ लेने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सहित कई अन्य देशों के नेताओं ने उन्हें बधाई देने के लिए फोन किया था। वो पहले भी भारत के साथ संबंधों को लेकर निष्पक्षता और सम्मानता का राग अलापते रहे हैं। यूनुस को अमेरिका पसंद नेता माना जाता है। यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश ने बाढ़ से निपटने के लिए भारत के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय सहयोग वार्ता शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि मैंने दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए दक्षेस को पुनर्जीवित करने की भी पहल की है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल है। यूनुस ने कहा कि हम चाहते हैं कि विश्व बांग्लादेश को एक सम्मानित लोकतंत्र के रूप में मान्यता दे। दोस्तों, भारत को लेकर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि हम भारत और अन्य पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन ये संबंध निष्पक्षता और समानता के आधार पर होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों, इन्होंने ये बयान देते हुए कहीं ना कहीं भारत को बड़ा ही तेवर और आंख दिखाने की कोशिश की है, जो कि भारत कभी भी बर्दाश्त नहीं करने वाला। तो वहीं आपको बता दें, बीच समंदर दुश्मन को जवाब देंगे हमारे मानव रहित जहाज। रक्षा मंत्रालय ने करोड़ों रुपए के इस प्रोजेक्ट को दे दी मंजूरी। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना को 100 टन के मानव रहित पानी के अंदर चलने वाले जहाज बनाने की मंजूरी दे दी है। ये प्रोजेक्ट 2500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। इससे भारत मानव रहित युद्ध के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। नौसेना इन जहाजों का इस्तेमाल दुश्मन की पनडुब्बियों और जहाजों पर हमला करने, बारूदी सुरंगें बिछाने और हटाने, निगरानी करने और हथियार लॉन्च करने जैसे कई कामों के लिए करेगी। हाल ही में रक्षा मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय बैठक में मानव रहित पानी के अंदर चलने वाले इन जहाजों को बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। रक्षा सूत्रों ने बताया कि एक्स्ट्रा लार्ज श्रेणी के ये जहाज 100 टन से ज्यादा वजनी होंगे। तो वहीं आपको बता दें, हथौड़ा चलाना नहीं आता। दरअसल इजराइल ने भारतीय श्रमिकों पर लगे उन आरोपों को कर दिया खारिज, कह दिया है कि 15,000 और भर्तियां करेंगे। दोस्तों, इजराइल ने भारतीय श्रमिकों के खराब स्किल को लेकर किए जा रहे दावों को खारिज कर दिया है। भारत में इजरायली दूतावास ने एक बयान जारी करके कहा है कि ये बताना महत्वपूर्ण है कि इजराइल हमारे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समझौतों के तहत आने वाले निर्माण श्रमिकों से संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है। बयान में यह भी कहा गया है कि इजराइल में मौजूद अधिकांश भारतीय निर्माण श्रमिक अपनी कार्य स्थिति और वेतन से संतुष्ट हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि इजरायली कंपनियां भारतीय मजदूरों के खराब स्किल से परेशान है। ऐसा भी दावा किया गया था कि निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले भारतीय श्रमिकों को हथौड़ा चलाना भी नहीं आता। ऐसे में भारत इजराइल संबंधों को देखते हुए निर्माण सेक्टर में काम करने गए मजदूरों को इंडस्ट्रियल काम में लगाया गया है। वहीं बता दें, विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे श्रीनगर में विशाल मेगा रैली, हजारों की तादाद में जुटेंगे लोग। दोस्तों, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 सितंबर को श्रीनगर के एसके स्टेडियम में मेगा रैली को संबोधित करने के लिए घाटी का दौरा करेंगे। इस दौरान हजारों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं के इकट्ठा होने का अनुमान है। प्रधानमंत्री की रैली के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अनवर खान को प्रभारी नियुक्त किया गया है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी एडवोकेट साजिद यूसुफ शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले 19 सितंबर 2024 को श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर का दौरा करेंगे और श्रीनगर के शेर कश्मीर पार्क में एक मेगा भाजपा रैली को संबोधित करेंगे। रैली में लगभग 20,000 से 30,000
1000 पार्टी कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद है। वहीं बता दें जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर ही खबर है, कांग्रेस की चौथी लिस्ट हुई जारी। इसमें 5 कैंडिडेट्स के नाम निकल कर आए हैं सामने। दोस्तों कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट भी जारी कर दी है। पार्टी ने अपनी चौथी लिस्ट में 5 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। कांग्रेस ने बारामूला से मीर इकबाल को उतारा है, बांदीपोरा से निजामुद्दीन भट्ट, सुचितगढ़ से भूषण डोगरा, अखनूर से अशोक भगत और छाम से तारा चांद को उतारा है। जी हाँ, ये लिस्ट भी आप देख पा रहे हैं। तो वही बता दें आखिर जम्मू कश्मीर में बीजेपी पर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा कि जेल में रहने लायक हैं ये लोग, 20 सीटें और आती तो ये सब जेल में होते। दरअसल कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। बुधवार को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि अगर 20 सीटें और भी ज्यादा आ जाती तो ये सब के सब जेल में होते। खड़गे ने कहा कि कहां गए 400 पार वाले वो लोग, 240 सीट पर सिमट गए। अगर हमें 20 सीटें और आ जाती तो ये सारे के सारे जेल में होते। लेकिन दोस्तों आखिर उनका ऐसा बयान किस बेसिस पे आया है ये तो पता नहीं लग पाया। लेकिन दोस्तों एक चीज तो तय है कि विपक्षियों का काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी केंद्र की मोदी सरकार को घेरने का है, जबकि वो लोग विकास की एक भी बात करते नजर नहीं आते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस पर बताना मत भूलिएगा। तो वहीं बता दें ब्रिक्स के एनएसए सम्मेलन में शामिल हुए अजीत डोभाल, कहा आतंकवाद का मिलकर मुकाबला करें सभी देश। दोस्तों भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रूस में ब्रिक्स के एनएसए सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने सभी देशों से डिजिटलीकरण के जरिए उत्पन्न चुनौतियों और आतंकवाद से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों से मिलकर काम करने की बात कही। डोभाल ने सम्मेलन में बहुपक्षवाद में सुधार का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थितियां आधुनिक खतरों और साझा चिंताओं के संवेदनशील मुद्दों से निपटने में सक्षम नहीं है। इस दौरान उन्होंने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से बात भी की। बृहस्पतिवार को डोभाल चीन के विदेश मंत्री के साथ ब्रिक्स सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। सम्मेलन में अजीत डोभाल जी ने कहा कि यदि हमको अपनी विश्वसनीयता बढ़ानी है तो बहुपक्षवाद में सुधार करना ही होगा। डोभाल ने आईसीटी यानी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दों पर और आतंकवाद, आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों पर बात की, साथ ही संयुक्त प्रयासों के जरिए चुनौती का मुकाबला करने की आवश्यकता बताई, जिसके बाद दोस्तों उनके इस बयान को काफी ज्यादा दुनिया में सराहा गया। तो वहीं बता दें लगातार भारत को लेकर खुशखबरी की खबर है। सेमीकंडक्टर सेक्टर में भारत को मिली बहुत बड़ी सफलता, 8400 करोड़ रुपए का निवेश करेगी ये विदेशी कंपनी। दोस्तों भारत धीरे धीरे खुद को सेमीकंडक्टर हब के रूप में विकसित करने में जुटा हुआ है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में कल सेमिकॉन 2024 समिट का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस समिट में हिस्सा लिया और अपनी दिली इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि दुनिया के हर डिवाइस में भारत में बनी चिप हो। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि विदेशी कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर सेक्टर में भारी भरकम निवेश करने का प्लान बना रही है। जी हां, नीदरलैंड्स की एनएक्सपी सेमीकंडक्टर्स अगले कुछ सालों में भारत में अपनी R&D गतिविधियों यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट गतिविधियों को दुगना करने के लिए $1 अरब 8400 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करने की योजना बना रही है। एनएक्सपी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, प्रेसिडेंट और सीईओ कर्ट सीवर्स ने बुधवार को सेमिकॉन इंडिया 2024 में कहा कि कंपनी पूरी इंडस्ट्री के साथ जुड़ रही है। दोस्तों इस चिप के लिए सबसे पहली कंपनी को आप लोग मोस्ट वेलकम टू इंडिया कहना मत भूलिएगा, अतिथि देवो भव के तर्ज पर। तो वहीं आपको बता दें भारत को ज्ञान देने वाले अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी को जाना होगा क्या वापस, भारी दबाव में है बाइडेन की सरकार। दोस्तों भारत को धमकाने वाले अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। वो यौन उत्पीड़न मामले में लीपा पोती और झूठी गवाही के आरोपों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में बाइडेन प्रशासन पर भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी को वापस बुलाने का दावा बढ़ता जा रहा है। उन पर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को बढ़ावा देने, जवाबदेही से बचने और राजदूत पद को सुरक्षित रखने के लिए संभावित झूठी गवाही का आरोप है। ये आरोप अमेरिका स्थित ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म NPR द्वारा की गई जांच में लगाए गए हैं। अमेरिका स्थित प्रमुख अधिकार और पारदर्शिता संगठनों ने हाल ही में हुए इन खुलासों के मद्देनजर जो बाइडेन प्रशासन से गारसेटी को भारत से वापस बुलाने का आग्रह किया है। वहीं बता दें पाकिस्तान का बांग्लादेश में पैर जमाने का सबसे बड़ा प्लान जल्द उठाने जा रहा है। 3 बड़े कदम, यूनुस सरकार से मिल रहा सपोर्ट। बता दें बांग्लादेश में बीते महीने अगस्त में एक बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिला। वहीं पाकिस्तान के साथ हसीना सरकार के संबंध कभी भी बहुत अच्छे नहीं रहे। पाकिस्तान ने 1971 के बाद से कई बार बांग्लादेश के साथ रिश्ते बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन उसे बहुत ज्यादा कामयाबी ना मिल सकी। खास तौर से शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के सत्ता में रहते हुए पाकिस्तान के चीजें आसान नहीं रही। अब जबकि बांग्लादेश में सरकार बदली है तो पाकिस्तान को उम्मीद है कि उसके लिए इस देश में जमीन तैयार होगी। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट और यूट्यूबर कामरान के मुताबिक बांग्लादेश में पाकिस्तान
पाकिस्तान को लेकर रुख बीते कुछ महीनों में बदला है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस और पाक पीएम शहबाज शरीफ के बीच बातचीत भी हुई है। इसके बाद दोनों देशों में बेहतर रिश्तों की चाह रखने वालों को 3 उम्मीदें बधी हैं। पहली ये कि अब बांग्लादेश में पाकिस्तान के राजनयिक को दूसरे देशों के बराबर दर्जा मिलेगा और वो खुलकर काम कर सकेंगे। अभी तक बांग्लादेश में पाकिस्तान के डिप्लोमेट को बहुत काम नहीं करने दिया जाता था, जबकि भारत के डिप्लोमेट को बहुत ज्यादा इज्जत मिलती थी। दूसरी उम्मीद यह है कि दोनों मुल्कों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बेहतरी के लिए बनाए गए फोरम तकरीबन खत्म कर दिए गए थे। दोनों देशों के बीच इकोनॉमी फोरम मौजूद है, लेकिन हसीना के पीएम रहते ही एक्टिव नहीं था। अब बहाल किया जाएगा। तो वहीं तीसरी उम्मीद 1971 का मुद्दा हल होना जरूरी है। तो वहीं आपको बता दें, रक्षा निर्माण क्षमताओं को बढ़ा रहा अपना भारत सैन्य उपकरणों के सह उत्पादन के लिए फिलीपींस को दे दिया निमंत्रण। दोस्तों, भारत ने फिलीपींस को भारतीय रक्षा उद्योग के साथ मिलकर सैन्य उपकरणों के सह विकास और सह उत्पादन में भागीदारी के लिए आमंत्रित किया है। इसकी जानकारी रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने मनीला में आयोजित भारत फिलीपींस संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की 5वीं बैठक में दी। उन्होंने बताया कि भारत अपनी रक्षा निर्माण क्षमताओं को बढ़ा रहा है और विभिन्न देशों को सैन्य हार्डवेयर का निर्यात कर रहा है। तो वहीं बता दें, भारत विरोधी आतंकी पन्नू और इल्हान हुए राहुल गांधी के साथ मुश्किल में फंसा कांग्रेस का हाथ। बता दें, अमेरिका दौरे पर गए राहुल गांधी अपने बयानों और कुछ वायरल तस्वीरों को लेकर भाजपा के निशाने पर आ गए हैं। हालांकि पहले राहुल गांधी ने विभिन्न मुद्दों को लेकर भाजपा पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने 10 साल के भाजपा के शासन में देश के हालात खराब होने का हवाला दिया है। राहुल गांधी का कहना था कि देश का माहौल बिगड़ रहा है। इसके अलावा उन्होंने देश भर में सिखों की दयनीय स्थिति होने की भी बात कही थी। इसके साथ ही वो एक तस्वीर में भारत विरोधी इल्हान उमर के साथ भी नजर आ रहे हैं। सिखों पर राहुल गांधी के बयान को खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने अलग खालिस्तान की मांग जायज ठहराने वाला बताया है। इस प्रतिक्रिया के बाद भाजपा कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर हो गई है। भाजपा का कहना है कि खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू और भारत विरोधी इल्हान उमर राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं। इससे यह जाहिर होता है कि राहुल गांधी भारत विरोधियों के साथ मिलकर जहर फैलाने में लगे हैं। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने इन तस्वीरों को लेकर कहा कि जो भी कुछ हुआ है वो पूरे देश के लिए गंभीर और विचारणीय है। भाजपा की ऐसी सख्त टिप्पणियों के बाद कांग्रेस का हाथ मुश्किल में फंस गया है। दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खुद आतंकवादी खालिस्तानी पन्नू तक राहुल गांधी के बयान को बिल्कुल सही ठहरा रहा है। उसका ये बयान ये भी दर्शाता है कि भारत में अलग खालिस्तान देश की मांग जायज है। पन्नू ने कहा कि राहुल गांधी का बयान खालिस्तानी नेताओं की मांग को जायज ठहराता है। बता दें कि गुरपतवंत सिंह पन्नू भारत द्वारा घोषित खालिस्तानी आतंकी है, जो फिलहाल अमेरिका में और कनाडा की नागरिकता लेकर रह रहा है। दोस्तों, ऐसे में भारत के दुश्मनों द्वारा राहुल गांधी का समर्थन देना कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े किसी खतरे से कम नहीं। तो वहीं बता दें, इन मुद्दों पर अमित शाह जी ने भी करारा जवाब दिया है। कहा, देश विरोधी बातें करना, देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना हमेशा खतरे में डाला है। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस और लोकसभा में उसके नेता राहुल गांधी पर देश विरोधी बातें करने तथा देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होने का आरोप लगा दिया। अमित शाह जी ने कहा कि राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा को हमेशा खतरे में डाला है। केंद्र की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता अमित शाह ने आरक्षण संबंधित बयान के लिए भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, गाजा में नहीं इस्तेमाल होने देंगे अपने हथियार, कनाडा ने इजराइल को बिक्री रोकी। दरअसल हमास और इजराइल के बीच जंग का कोई समाधान ना निकलता देख अब दुनिया के कई देशों में तनाव गहराता जा रहा है। इस बीच अब कनाडा ने इजराइल को हथियारों की खेप भेजने पर रोक लगा दी है। कनाडा की विदेश मंत्री मेलोनी जोली ने मंगलवार को कहा कि ओटावा ने इजराइल के लिए लगभग 30 मौजूदा हथियार बिक्री परमिट को रद्द कर दिया है। मेलोनी जोली ने कहा कि हमारे किसी प्रकार के हथियारों को गाजा नहीं भेजा जाएगा। स्थानीय मीडिया के मुताबिक विदेश मंत्री जोली ने कहा कि ये उनकी नीति है कि कनाडा में बने हथियारों और उपकरणों का उपयोग गाजा में ना किया जाए, भले ही उन्हें इजराइल कैसे भी भेजा गया हो। तो वहीं बता दें, कतर के लिए कौन सी सीक्रेट पनडुब्बी बना रहा है इटली, पहली बार आई सबसे साफ तस्वीर। दरअसल कतर अपने समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिए इटली से 2 पनडुब्बियों की खरीद कर रहा है। इस पनडुब्बी के बारे में अभी तक बेहद कम जानकारी ही सार्वजनिक थी, लेकिन हाल ही में ही इन पनडुब्बियों की सबसे साफ तस्वीरें सार्वजनिक हुई हैं। कतर की नई पनडुब्बियों की ताजा तस्वीरें पोलैंड में MSPO अंतर्राष्ट्रीय रक्षा उद्योग प्रदर्शनी में ली गई हैं। कतरी अमेरी नौसेना के लिए 2 पनडुब्बियों का निर्माण इटली के बरगामो में M23 SRL द्वारा किया जा रहा है। प्रदर्शनी में C सीरीज डिजाइन का एक मॉडल शामिल था, जिसे पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखाया गया है। वहीं बता दें, प्रधानमंत्री मोदी का अपमान करने वाले मंत्रियों से मालदीव ने लिया इस्तीफा। अचानक कैसे बदल गए भारत विरोधी मुइजू। दरअसल मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू की सरकार ने मंगलवार यानी 10 सितंबर को बताया कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। मोहम्मद मुइजू ने इसी साल जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ टिप्पणी करने वाले अपने
3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया था। मंत्रियों के इस्तीफे की जानकारी ऐसे समय आई है जब मोहम्मद मुइज़ जल्द ही नई दिल्ली का दौरा करने वाले हैं। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक युवा सशक्तिकरण, सूचना और कला मंत्रालय से मालशा शरीफ और मरियम शिवोना, साथ ही मंत्री अब्दुल्ला महजूम मजीद के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद जनवरी में निलंबित कर दिए गए थे। हालांकि राष्ट्रपति की यात्रा की घोषणा करने से पहले इस्तीफों का आना ये संकेत है कि मुइज़ सरकार भारत से रिश्ते बनाने को लेकर गंभीर है। वहीं बता दें, पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब में शर्मिंदा और आतंकवाद के आरोप में शिया नागरिक गिरफ्तार, नाबालिगों के झगड़े से उपजा ये विवाद। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में शर्मिंदा और आतंकवाद के आरोप में एक शिया व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बुधवार को बताया कि शिया व्यक्ति पर पैगंबर के साथियों का अपमान करने का भी आरोप है। वहीं बता दें, कर्नाटक से बड़ी खबर, गणेश विसर्जन के दौरान मांड्या में सांप्रदायिक हिंसा, भीड़ ने कई दुकानों को किया आग के हवाले। दोस्तों, कर्नाटक के नगमंगला मांड्या में गणेश विसर्जन के दौरान झड़प का मामला सामने आया है। दो संप्रदायों के बीच हुए ये टकराव इतना ज्यादा बढ़ गया कि हालात बेहद तनावपूर्ण बन गया। सामने आया है कि उपद्रवियों द्वारा कई दुकानों, जिनमें पेंट की दुकानें, बाइक शोरूम और कपड़ों की दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया, जिससे ये पूरी तरह जलकर राख हो गई। इलाका हाई अलर्ट पर जारी किया गया है। वहीं बता दें, भगवान श्री गणेश को हमेशा ही अपने साथ रखती हैं सुनीता विलियम। क्या कहा उन्होंने, बता दें, भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बूच बिलमोर इन दिनों अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। दोनों अंतरिक्ष यात्री यूं तो जून महीने में हफ्ते भर के लिए गए थे, लेकिन अब अगले साल फरवरी में ही दोनों की धरती पर वापसी हो पाएगी। दोनों का अंतरिक्ष में ले जाने वाला बोइंग स्टार लाइनर तकनीकी खामी की वजह से वापस पृथ्वी पर लौट चुका है। ये मिशन भले ही अब तक पूरा ना हो सका हो, लेकिन सुनीता विलियम्स फिर से चर्चा में आ गई है। उनके पुराने इंटरव्यूज वायरल हो रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में खुलकर बात की थी। सुनीता भगवान गणेश को अपना लकी चार्म मानती हैं और एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने हमेशा ही भगवान गणेश को अपने साथ रखा है और इसीलिए उन्हें मेरे साथ अंतरिक्ष में भी जाना पड़ा। ऐसे में आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। वहीं बता दें, बांग्लादेश में यूनुस सरकार ने दिखाया अपना असली रंग, हिंदुओं को दे दी धमकी। कहा अजान से 5 मिनट पहले बंद कर दें दुर्गा पूजा के म्यूजिक, वरना क्या है खबर, बता दें। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद वहां के हिंदुओं की हालत लगातार खराब होती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत के दौरान बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भरोसा दिया था, लेकिन अब उनकी सरकार अपने असली रूप में निरंतर आती दिखाई दे रही है। बांग्लादेश की सरकार ने बाकायदा फरमान जारी करके हिंदुओं को आदेश दिया है कि दुर्गा पूजा पंडालों में बजने वाले म्यूजिक सिस्टम, मस्जिदों में होने वाली अजान और नमाज के वक्त बंद कर दिए जाएं। बांग्लादेश की सरकार के इस तालिबानी फरमान का अब चौतरफा विरोध शुरू हो गया है। दोस्तों, बता दें, बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश में गृह मामलों के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी जो रिटायर्ड हैं, उसने ये आदेश जारी किया है। वहीं बता दें, पाकिस्तान में कांपी धरती, करीब 6 की तीव्रता का आया भूकंप। भारत में भी महसूस किए गए झटके। जी हां, पाकिस्तान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.8 मापी गई है। इसका केंद्र जमीन से 33 किलोमीटर गहराई में था। भूकंप के झटके भारत में दिल्ली, एनसीआर समेत कई जगहों पर भी महसूस किए गए। तो वहीं बता दें, तालिबान और पाकिस्तानी सेना में 6वें दिन भी गरजी तोपें डूरंड लाइन पर क्यों बन गए हैं जंग जैसे हालात। बता दें, पाकिस्तान की सेना और अफगान बॉर्डर गार्ड्स के बीच जारी लड़ाई 6वें दिन में प्रवेश कर गई है। नई सुरक्षा चौकियों के निर्माण की वजह से शुरू हुए इस संघर्ष में दोनों देशों के बलों के बीच लगातार गोलीबारी हुई है। अफगानिस्तान के खोस्त जिले में जजई मैदान के पास डूरंड रेखा पर दोनों देशों के बल आमने सामने खड़े हैं। वहीं बता दें, हरियाणा में कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी। कैथल से रणदीप सुरजेवाला के बेटे को मिला टिकट। दोस्तों, हरियाणा में कांग्रेस ने बुधवार को उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की। 12 सितंबर को नामांकन की आखिरी तारीख से एक दिन पहले कांग्रेस ने हरियाणा की बची हुई 49 सीटों में से 40 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया। कैथल से रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला को टिकट दिया है। पंचकुला से भजनलाल के बेटे पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन को उम्मीदवार बनाया गया। अंबाला सिटी से निर्मल सिंह को मैदान में उतारा गया है। मुलाना से सांसद वरुण चौधरी की पत्नी पूजा चौधरी को उम्मीदवार घोषित किया गया है। आप ये लिस्ट देख पा रहे होंगे दोस्तों, 40 जनों की लिस्ट है। तो वहीं बता दें, सीजेआई चंद्रचूड़ के आवास पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गणपति बप्पा का दर्शन पूजन किया। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर पहुंचे। उन्होंने गणपति बप्पा का दर्शन पूजन किया। प्रधानमंत्री के गणपति पूजन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। चंद्रचूड़ ने भगवान श्री गणेश जी के से सभी के लिए सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। बता दें कि गणेश उत्सव के शुरुआत विगत 7 सितंबर को हुई है। गणपति बप्पा के भक्त 10 दिनों तक आराधना
आराधना करते हैं। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की अवधि में खास उत्साह देखने को मिलता है। तो वहीं बता दें, सीएम अरविंद केजरीवाल की बड़ी मुश्किलें, सीबीआई मामले में कोर्ट ने 25 सितंबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई मामले में राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 25 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाते हुए यह आदेश दिया कि उन्हें 25 सितंबर तक हिरासत में रखा जाएगा। इस फैसले के बाद केजरीवाल को अब और अधिक समय तक जेल में रहना होगा और उनकी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। दोस्तों, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता दुर्गेश पाठक और अन्य आरोपियों को 1 लाख रुपए के जमानत बॉन्ड भरने पर जमानत दे दी है। ये नेता कोर्ट के समन पर उपस्थित हुए थे। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल और अन्य हिरासत में लिए गए आरोपियों को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। तो वहीं बता दें, 70 साल से ऊपर के लोगों का भी बनेगा आयुष्मान कार्ड, 5 लाख तक का मिलेगा मुफ्त इलाज। मोदी सरकार का सबसे बड़ा ऐलान। जी हां, केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि 70 साल से ऊपर के लोगों को भी आयुष्मान योजना के तहत लाया जाएगा। यदि किसी परिवार में 70 साल के ऊपर 2 लोग हैं तो 5 लाख का बीमा शेयर्ड होगा। इसके लिए सरकार जल्द ही पूरा प्लान रोल आउट करेगी। केंद्र की मोदी सरकार ने साल 2018 के बजट में बढ़ते मेडिकल खर्चों के बोझ से लोगों को राहत देने के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत कार्ड धारी को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है। इस कार्ड पर किसी भी प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज करवा सकते हैं। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सरकार के इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि आज की बैठक में जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया है वो है 70 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कवर करने का फैसला लिया गया है। ये बहुत बड़ा फैसला है और इस फैसले के पीछे एक मानवतावादी सोच है। दोस्तों, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय होगी? क्या आप इसको सराहनीय मानते हैं या नहीं? बताना मत भूलिएगा। आपको यह भी बता दें, पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत बनेगी 62,500 किलोमीटर सड़क। सरकार ने दी है बड़ी मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4थे चरण के कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 25,000 बस्तियों को नई कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 62,500 किलोमीटर सड़कों के निर्माण और नई संपर्क सड़कों पर पुलों के निर्माण व उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जी हाँ, इतना ही नहीं, आपको बता दें, इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदने पर सरकार देगी सब्सिडी। दोस्तों, ईवी को यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने 10,900 करोड़ रुपए की पीएमई ड्राइव स्कीम को मंजूरी दे दी है। जी हाँ, ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार ने ये बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं। दोस्तों, कैबिनेट ने यहाँ तक कि ट्रेनों में लगेंगे कई कैमरे। भारतीय रेलवे के खिलाफ साजिशों के बीच रेल मंत्री वैष्णव ने सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है। ट्रेन के इंजन कोच में लगेगा कैमरा। 1200 करोड़ का प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया गया है। रेल मंत्रालय का सबसे अहम कदम। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, ताकि हर कोई इन खबरों को समझ करके देश को मजबूत बना सके और एकता के साथ भारत में रह सके।